एक जिससे आपका वेरीफाई होगा कि डाटाबेस क्यों जरूरी है। एक और यहां पे क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, ये देखो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, और यहां पे वही सेम टेम्पलेट ASP.NET वेब एप्लीकेशन, यही है ना, ASP.NET वेब एप्लीकेशन और .NET फ्रेमवर्क लैंग्वेज C# में कोड करना हमने, वही सेम टेम्पलेट जो हम पहले यूज कर चुके। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक किया नेक्स्ट, और यहां पे प्रोजेक्ट का नेम वेब एप्लीकेशन 17 अंडरस्कोर विद डेटाबेस, विद डेटाबेस। हम डाटाबेस यूज कर रहे हैं इस एप्लीकेशन में, और बैच टाइम के हिसाब से 10-20 मिनट दे। कहां सेव करना है, ब्राउज पे क्लिक किया, ई ड्राइव, और हमने एक फोल्डर बनाया हुआ ASP.NET जो आपने बनाया, आप उसमें दे सेलेक्ट, देन क्लिक ऑन क्रिएट, और यहां पे एम्प्टी, देन क्रिएट। हमें ASP.NET में 2 ही एप्लीकेशन बनाएंगे, ये एक और, फिर मेन हम MVC पे काम कर रहे हैं। एम्प्टी, देन क्लिक ऑन, तो ये आपका प्रोजेक्ट बन गया। अब आप देखो, जहां पे ये प्रोजेक्ट रन होगा उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, जहां पे डाटाबेस होगा उसको बोलते हैं हम लोग डेटाबेस सर्वर। वेरीफाई है। चलो, सबसे पहले हम लोग यहां पे स्क्रीन बनाएंगे एम्प्लॉय के लिए। तो स्क्रीन कैसे बनाते हो, स्क्रीन बोले, पेज बोले, वेब पेज बोले, वेब फॉर्म बोले, एक ही बात है। कैसे, क्लिक ऑन प्रोजेक्ट मेन्यू, क्लिक ऑन ऐड न्यू आइटम, और यहां पे चूज करो वेब फॉर्म। और यहां पे फॉर्म का नेम, एक, और वेब फॉर्म का नेम दे दिया एम्प्लॉय। तो बताया हुआ जितने भी वेब पेज बनते हैं उसकी 2 फाइल, employee.aspx, employee.aspx.cs, एक कोड फाइल है और एक में GUI होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। देन क्लिक ऑन ऐड, ठीक। अब यहां पे एक डिजाइन पे गए और ये पेज बन, ये डिजाइन है, सोर्स में गए तो ये इसका HTML। अब हम इसकी स्क्रीन बनाएंगे, तो कैसे बनाते, टूल बॉक्स में गए, क्लिक ऑन व्यू एंड क्लिक ऑन टूल बॉक्स,
और यहां पे click on view and click on toolbox. और यहां पे लेबल कंट्रोल, ये स्टैंडर्ड कैटेगरी में, या एक काम करो, यहां पे हेडिंग दे दो, थोड़ा फॉन्ट बड़ा करना है फिलहाल टेम्परेरी, यहां से कर लो, फॉन्ट साइज वगैरह ऊपर, फॉर्मेटिंग टूल बार है, एम्प नंबर सीधा लिख दिया, और उसके आगे ये टेक्स्ट बॉक्स, कौन सा कंट्रोल है, टेक्स्ट बॉक्स, इसी तरह से नेम, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, उसके बाद एड्रेस, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, सैलरी, उसके लिए टेक्स्ट बॉक्स, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। एक सिंपल डिजाइन, उसके बाद यहां लगाओ पुश बटन सबमिट के, ये 4 बटन मैंने लगा, ये अभी डिजाइन बना रहे हैं, सिंपल 4 पुश बटन। फर्स्ट बटन की प्रॉपर्टीज में जाओ और इसका टेक्स्ट दे दिया सेव, मीनिंग बताता हूं। दूसरा बटन है, उसके प्रॉपर्टी में गए, टेक्स्ट दे दिया अपडेट। तीसरा बटन है सेव, अपडेट और क्या है, डिलीट, और ये डिस्प्ले। ये जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं बच्चे, जो मर्जी लैंग्वेज पढ़ लो, हर लैंग्वेज में ये आना चाहिए। बड़ा प्रोजेक्ट बनाओ, छोटा बनाओ, इसी का कंसेप्ट घुमा फिरा के यूज होता है, समझ आगे बात, यानी यही चीज घुमा फिरा के यूज होगी, इसलिए इस एप्लीकेशन को हम 2 बार बनाएंगे। तो ये 4, अगर इसका फॉन्ट करना है तो ये ऊपर से कर सकते हैं, यहां से भी हो जाता है, लॉजिक का बोल्ड कर दिया, एक सेव, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले। सेव, अपडेट, डिलीट और डिस्प्ले। अब यहां पे ये डिजाइन बन गया, रन करो F5 से। ये कुछ नहीं है, एक डेटा एंट्री स्क्रीन है, ये स्क्रीन बन गई और बिल्कुल उस तरह से बनाई जैसे मैंने टेबल बनाया था। जो कल टेबल बना था उसमें यही मेंबर तो थे, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। वो देखो आगे आउटपुट,
अब ये स्क्रीन है, डाटा एंट्री स्क्रीन है, तो सिंपल भाषा में हम इसको बोलेंगे। अब क्या होगा, यहां हम एम्प नंबर एंटर करेंगे, यहां पे नेम, यहां पे एड्रेस और यहां पे सैलरी। और जैसे हम सेव पे क्लिक करें तो ये सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस में जो कल टेबल बनाया था उसमें सेव होनी चाहिए। टेबल TBM, उसमें 4 ही कॉलम थे, एम्प नंबर, नेम, एड्रेस और सैलरी। ढंग से रिलेट करो तो सेव का मतलब ये है। अब आप देखो, याहू पे आप साइन अप करते भी, डिटेल भरते हैं, नीचे सबमिट पे क्लिक करते, वो क्या करता है, उस सारी इंफॉर्मेशन को डाटाबेस में सेव करता है। ये वही है। बैंक में आप अकाउंट ओपन करते हो तो एक फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, उसमें जो डिटेल डालोगे, सबमिट करोगे, वो सारी इंफॉर्मेशन कहां स्टोर होगी, डेटाबेस में। फर्क क्या है, हमारे 4 मेंबर हैं, उनके 15-20 होंगे, एज भी होगा, डेट ऑफ बर्थ और कई चीजें होंगी, फोन नंबर और पोस्टल कोड, यही फर्क होगा। तो अगर 4 आगे तो 400 भी कर लेंगे। तो सेव का मतलब यह है, जितनी भी एप्लीकेशन में आप सबमिट करते, ये वही कोड है, चाहे याहू, हॉटमेल, गूगल, अमेज़न, जिस पे भी आप सबमिट करते। अपडेट का क्या मीनिंग है, जैसे बैंक में अकाउंट ओपन हो गया, ठीक है, कल को आपका एड्रेस चेंज हो गया, फोन नंबर चेंज हो गया, तो आप रिक्वेस्ट डालोगे कि मेरा फोन नंबर चेंज है, एड्रेस चेंज है, तो इसका मतलब वो क्या करेगा, आपकी इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा। दैट इज अपडेट। डिलीट, गलत ऐड हो गया, एक तो पूरा डेटा जो है डिलीट होना चाहिए। गलत ऐड हो गया था या वो एम्प्लॉय चला गया, जो भी हो सकता है। और डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या करेगा, टेबल से डाटा फेच करेगा। जैसे आप बोलोगे मुझे सारी ट्रांजैक्शंस देखनी है, मुझे सारे एम्प्लॉय का डाटा देखना है, मुझे सारे स्टूडेंट का डाटा देखना है, तो वो कौन सा कोड होता है, डिस्प्ले। आप कोई प्रोडक्ट सर्च करते हो, जो डाटा सर्च होके आता है वो क्या कोड है, डिस्प्ले का। डाटाबेस से डाटा फेच करना। एक और कंसेप्ट है, वो आगे इसमें आए। तो मैंने क्या किया बच्चे, अभी तो खैर ये स्क्रीन बनाई है, क्या बनाई है, स्क्रीन। ठीक, तो अब आपने सेव के क्लिक में सारा डेटा डाटाबेस में स्टोर करना है, तो उसके लिए आपको डाटाबेस पे जाना पड़ेगा। और आपको कल ही बताया था, डाटाबेस सर्वर अलग होता है और एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है। ठीक, तो अब ये तो एप्लीकेशन है। अब आप खुद देखो, मैंने ये स्क्रीन बना ली, मैं खुश हो जाऊं बना ली, अगर ये डाटा डाटाबेस में भेज ही नहीं पाया तो स्क्रीन का क्या फायदा है, कोई फायदा नहीं। ये स्क्रीन तो मैं एंड्रॉइड में बना सकता हूँ, रेक्ट में बना सकता हूँ, कोई भी यूज करने के लिए लो। तो अब हमें डाटाबेस यूज करना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो अब कहानी समझो। देखो, ये आपकी एप्लीकेशन होगी जो ASP.NET में बनाई है, अलग सर्वर पे रन होगी जिसे कहते हैं एप्लीकेशन सर्वर। ये डाटाबेस है जो अलग सर्वर पे होगा जिसे कहते हैं डाटाबेस सर्वर। अब पहला काम है एप्लीकेशन सर्वर और डाटाबेस सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना। जब बच्चे सर्वर बोले ना, तो आप ऐसे याद रखो, 2 कंप्यूटर हैं अलग अलग लोकेशन, पहले उनको कनेक्ट करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या काम करना है। तो एप्लीकेशन और डाटाबेस सर्वर के बीच में
मुझे कनेक्शन बनाना है, उसके लिए हम एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और उसको हम कहते हैं कनेक्शन स्ट्रिंग। देखो कल को जावा में प्रोजेक्ट बनाओगे ना, वहां भी जावा की एप्लीकेशन सर्वर पे रन होगी, डाटाबेस सर्वर। अब उन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो वहां भी कनेक्शन स्ट्रिंग होगा। पाइथन और डाटाबेस के बीच में कोई भी चीज आप ले लो तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग कुछ नहीं है बच्चे, एक स्ट्रिंग है जिसमें पता क्या लिखा होगा, डाटाबेस सर्वर की डिटेल, ये जी सर्वर का आईपी एड्रेस ये है, सर्वर का नाम ये है, यूजर नेम ये है, पास ऐसे होता है। आप बताओ रिमोटली मैंने किसी का कंप्यूटर एक्सेस करना तो क्या होगा, एक सर्वर का नाम होगा, उसका नाम आएगा, यूजर नेम पासवर्ड यही चीजें आएंगी। तो बिल्कुल वही, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग है ये जनरेट होता है एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच। तो जो हम कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में, हमें स्ट्रिंग जनरेट करना है और उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। एक तो एप्लीकेशन और डाटाबेस के बीच में स्ट्रिंग जनरेट करना, उसको हम क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग में डाटाबेस सर्वर की डिटेल होगी, बस उस सर्वर का नाम होगा, यूजर नेम होगा, पासवर्ड जो भी है। अब क्वेश्चन है ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहां लिखना है, तो ये हम एप्लीकेशन के अंदर एक फाइल है जिसका नाम है web.config। ये web.config फाइल में हम एक जगह कनेक्शन स्ट्रिंग लिखेंगे और पूरे प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। एक जगह चेंज करेंगे, कल को डाटाबेस सर्वर चेंज हो गया तो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो। एक जगह चेंज करेंगे तो पूरे एक प्रोजेक्ट में चेंज। और इस फाइल में जो कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा है, एक जब हम चेंज करेंगे तो प्रोजेक्ट रिकंपाइल ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि कनेक्शन स्ट्रिंग, पहले क्वेश्चन है कनेक्शन स्ट्रिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, तो आप बोलोगे एप्लीकेशन सर्वर अलग होता है और डाटाबेस सर्वर अलग। डाटाबेस सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं और वो होता है आपका कनेक्शन स्ट्रिंग। वो क्या होता है हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हम लोग एक जगह कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं वेब कॉन्फ़िग में, एक पूरे प्रोजेक्ट में आपने यूज, एक जगह चेंज करें तो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज हो, और जब यहां चेंज करे तो मुझे प्रोजेक्ट रिकंपाइल ना करना पड़े। रिकंपाइल का क्या मीनिंग है, जैसे आपने प्रोजेक्ट बनाया, सर्वर पे डाल दिया, लाखों लोग घरों में एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हम लोग आप लोग, कल को मान लो कनेक्शन स्ट्रिंग चेंज किया तो हमें प्रोजेक्ट रिकंपाइल नहीं करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो लोग एक्सेस कर रहे होंगे उनका काम नहीं होगा। खुद सोचो, एक प्रोजेक्ट बनाया, कंपाइल करके सर्वर पे डाल दिया, कल को उसके कोड में चेंज किया तो प्रोजेक्ट दोबारा कंपाइल करना पड़ेगा। जब प्रोजेक्ट को दोबारा कंपाइल करेंगे, दोबारा सर्वर पे डालेंगे, तो जो लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं उनका काम रुक नहीं जाएगा, उनका काम जो है वो रुक जाएगा।
कहने का मतलब मेरा ये है कि आपने देखा होगा कई बार कोई वेबसाइट खोली होती, मैसेज आता पेज कैन नॉट डिस्प्ले या एप्लीकेशन डाउन फॉर मेंटेनेंस, होता ना ऐसे। हम वही बता रहे हैं बच्चे, जब वेब कॉन्फ़िग में चेंज करेंगे तो हमें प्रोजेक्ट रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जो web.config फाइल है ये किस लैंग्वेज में बनी हुई है? XML। XML में बनी है बच्चे, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और जो XML है ये कंपाइल नहीं हो, यानी XML में कंपाइलर नहीं हो। जो XML है वो कंपाइल नहीं होती। याद रखना, XML में कंपाइलर नहीं, इसमें ना पार्सर होते हैं। ये मैं आगे आपको बताऊं। दैट्स व्हाई वेब कॉन्फ़िग तो नॉन कंपाइल्ड फाइल। जब आप इसमें चेंज करोगे ना तो कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये XML बेस्ड। और जब हम वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शंस लिखेंगे तो मैं पूरे प्रोजेक्ट में यूज कर सकता हूं। जब हम इस वेब कॉन्फ़िग में कनेक्शंस चेंज करेंगे तो पूरे प्रोजेक्ट में चेंज होगा और इसे रिकम्पाइल करने की जरूरत नहीं। दैट्स व्हाई वेब कॉन्फ़िग फाइल किसके लिए यूज होती? दैट इज यूज्ड फॉर कॉन्फ़िगरेशन। किसके लिए यूज होती है? कॉन्फ़िगरेशन। एक लॉजिक। अब मैंने क्यों बताया? देखो कहानी की तरह सामने वाला सोचेगा कनेक्शन क्या होता है, ये पूछना है। आप इसे वेब कॉन्फ़िग में क्यों लिख रहे हैं? तो आप बोलोगे कि भाई एप्लीकेशन सर्वर लॉक होता है और डाटाबेस सर्वर लॉक होता है, दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, उसके लिए एक स्ट्रिंग जनरेट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कनेक्शन स्ट्रिंग। अब कनेक्शन स्ट्रिंग हम एक जगह लिखना चाहते हैं तो हम वेब कॉन्फ़िग में लिखते हैं, एक जगह चेंज करेंगे तो वेब कॉन्फ़िग में चेंज करेंगे। जब चेंज करेंगे प्रोजेक्ट रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग कहां लिखते हैं? web.config। देखो पहले पढ़ ली, फिर अपनी वे में उसको आपने लिख लिया या याद रख। फिर ये देखो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जाओ, ये वेब कॉन्फ़िग की आप शक्ल देख लो। ये web.config फाइल, और वो देखो पहली लाइन क्या लिखी हुई है ऊपर, तो इसका मतलब ये किसमें बनी है? XML। हमने यहां सिंपल कनेक्शन से लिखना है, अभी हमारी रिक्वायरमेंट। तो web.config में आगे अब वही बात होगी ना, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ASP.NET, जैसे कल को ASP.NEट कोड पढ़ेंगे, हो सकता है वहां वेब कॉन्फ़िग ना होगा, लेकिन हम गूगल से पूछेंगे भाई कनेक्शन सी कहां लिखते हैं ASP.NEट कोड में, बता देगा। कल को हम पाइथन पढ़ेंगे, गूगल से पूछेंगे पाइथन में कनेक्शन सी कहां लिखते हैं, जावा में कहां लिखते हैं, तो हमें पता चल गया कि गूगल से क्या पूछना है। मतलब कहने का ये एक लैंग्वेज का पता है, वर्किंग सेम होती है, याद रखना। अब ये कोई भी लैंग्वेज में काम कर रहे हो वो सारा कंसेप्ट एक जैसा ही होता है। अब यहां पे ये आगे और यहां पे system.web के बाद, ये system.web के बाद में, और ये देखो एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट की, लेस देन नहीं बोलना, क्योंकि XML मार्कअप लैंग्वेज है ना, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और ये देखो यहां पे कनेक्शन स्ट्रिंग। और बच्चे अब आगे प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है, एक एक लेक्चर में हम 500, 400, 700, 1000 लाइन भी लिखते हैं, तो रट्टा नहीं मार, समझना है। चाहे कोड देख के लिख लो, इसमें कोई वो नहीं, लेकिन लिखना जो है समझ। जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग है, फिर रुक जाओ, वही कनेक्शन स्ट्रिंग क्या होता है मुझे नहीं पता चल रहा है, क्यों यहाँ लिखा,
अगर आप 1-2 मिनट मेरी कहानी रिवाइंड करोगे आपको पता चल जाएगा फिर यही है। और क्या है, ये क्या है, क्यों लिखा है यहाँ पे, क्या फायदा है, यही तो क्वेश्चन आते हैं माइंड में। बाकी तो सिंटैक्स है, सिंटैक्स तो मैंने लगवाया ही, देख के लिख लो चाहे, सिंटैक्स तो गूगल में मिल जाते हैं। पर क्या होता है कनेक्शन सिंक, क्यों यहाँ लिखते हैं, ये कहानी आपको पता होनी चाहिए। देखो आ गया कनेक्शन सिंक हेल्प में, केस सेंसिटिव होता है, स्मॉल कैप्स का ध्यान रखना। तो आपको पता चल गया कि XML केस सेंसिटिव होती है, आपको पता चल गया कि XML नॉन कंपाइल्ड होती है। देखो यार जो वेब कॉन्फिग फाइल है वो क्या होती है बच्चे, नॉन कंपाइल्ड। जब इसमें कोई चेंज करोगे तो प्रोजेक्ट कंपाइल करने की जरूरत नहीं। ये देखो फिर ये एंगुलर ब्रैकेट क्लोज कर दो और ये कनेक्शन सिंक का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ। दोबारा देख लो, एंगुलर ब्रैकेट लगाई, ये कनेक्शन सिंक्स सब हेल्प में आता है, खुद लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। कनेक्शन का सी स्मॉल में, स्ट्रिंग का एस कैप्स में और स्ट्रिंग्स है। चलो अब यहां पे क्या लिखना है इसमें बोलो, यहां पे ऐड, ये देखो हेल्प में आएगा नेम, नेम है की का नेम जिससे हम कनेक्शन सिंक को एक्सेस करेंगे। ये नेम आपकी मर्जी का है, कुछ भी रख सकते हो, यूनिक होना चाहिए। CN और ये देखो कनेक्शन सिंक आ रहा है लॉन्च। अब यहां पे सबसे पहले सर्वर, डाटाबेस सर्वर का नाम, सर्वर कीवर्ड है याद रखना। अब मेरे लैपटॉप पे डाटाबेस सर्वर का नाम क्या है, जल्दी बोलो, यही बताया था मैंने, /SQL एक्सप्रेस। आपके वहां कुछ और हो, ठीक, मेरे टैब की जगह कुछ और होगा। उसके बाद सेमीकोलन, फिर क्या लिखोगे, डेटाबेस, डेटाबेस, और डेटाबेस का क्या नेम है, डीबी, क्या नाम रखा हो, डीबी अंडरस्कोर है, डीबी है जो हमने डाटाबेस बनाया था। सर्वर एक्सप्लोरर में गए, ये DB अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1020, तो DB अंडरस्कोर एम्प्लॉय अंडरस्कोर 1020, योर डेटाबेस नेम, ये आपका कुछ और रखा हो तो वो लिखना है, सेमीकोलन। अब ये जो डाटाबेस बनाया था ये विंडोज ऑथेंटिकेशन में था, याद है, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल टू ट्रू। रोज की कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो मैं कोड लिखूंगा तब जाके आपको प्रॉपर पता चलेगा। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू किसके लिए होता, विंडोज ऑथेंटिकेशन को इनेबल करने के लिए। आपको याद है जब डाटाबेस बनाया था तो 2 टाइप्स की ऑथेंटिकेशन थी, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन और विंडोज ऑथेंटिकेशन। हमने डाटाबेस किस ऑथेंटिकेशन में बनाया था, विंडोज, तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू।
एक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रुप। अब यहां पे अगर आपका वो डाटाबेस एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है तो इसकी जगह आएगा सीक्वल सर्वर का यूजर नेम और पासवर्ड। इतना फर्क। अभी आपका यही आएगा इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये कनेक्शन सिंग आपने वेब कॉन्फ़िग में लिख दी। कनेक्शन सिंग मल्टीपल भी हो सकते हैं। जो कनेक्शन सिंग है वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। याद, जो कनेक्शन सिंग है बच्चे वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। जैसे एक प्रोजेक्ट में एक से ज्यादा डाटाबेस एक, तो आप यहां एक और लिखो, हमें जरूरत नहीं है वैसे एड नेम cn1 और इस तरह से। एक ऐड नेम cn1 और आगे जो कनेक्शन सिंक होगा सर्वर का नाम। लेकिन अभी हमें जरूरत नहीं है, हम तो एक ही लिखते। तो हमने अभी तक क्या किया, वेब कॉन्फ़िग फाइल में कनेक्शन सिंक लिखा। क्वेश्चन फिर वही, वेब कॉन्फ़िग में क्यों लिखा और कनेक्शन सिंक क्या होता है, क्यों आपको उसकी रिक्वायरमेंट। अब ये वाली चीज लिखने से नहीं आ रही। ये कंसेप्ट आपको पूरी कहानी की तरह समझना है कि हमें कनेक्शन सिंक क्या होता है, क्यों उसकी जरूरत पड़ी और उसे वेब कॉन्फ़िग में ही क्यों लिखा। आना चाहिए आंसर। अगर ये आंसर आपको क्लियर है, क्लैरिटी दे रहा है तो आपको ये चीज आती है, नहीं दे रहा है तो रटना। ये तो सिंटैक्स है एक लाइन का, ये 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा पूरा। इसलिए सिंटैक्स आ जाते हैं, प्रोग्राम बाकी आ जाता सारा। पर थोड़ा सा पढ़ने का तरीका जो है वो आपने थोड़ा सा, कोई पूछे ये चीज है तो क्यों है, क्यों यहाँ पे, यही होते हैं किंतु परंतु 2-3 क्वेश्चन होते हैं। चलो अब ये कनेक्शन सिंक आपने लिख लिया। इसे लिखने से कुछ नहीं हुआ, कोई डाटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बना। ये तो स्ट्रिंग है जो हमने web.config में लिख दी। अब आ जाओ, हमें तो चाहिए मेन एम्प्लॉय वाले पेज। मेन तो डाटाबेस कहां चाहिए, एम्प्लॉय वाले पेज पे। तो इस पे डबल क्लिक करो, पेज पे इसकी कोड फाइल में गए ध्यान से, और यहां पे ऊपर आप नेम स्पेस इंपोर्ट करो। जैसे आप सी में लिखते हैं include stdio.h, क्यों करते हैं, उसमें कई मेंबर होते हैं जो नीचे यूज करते हैं ना, ऊपर है लाइब्रेरी। ऐसे ही यहां पे क्या होते हैं नेम स्पेस। जैसे यूजिंग, बच्चे इंटेलिजेंस हेल्प से काम करना सब आता है, खुद लिखोगे तो स्मॉल कैप्स में फंसे रहेंगे। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ये देखो क्या ये नेम स्पेस है, और सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में कॉमन मेंबर हैं जो हम किसी भी डाटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। इट मे बी ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, माईसीक्वल या एनी अदर डेटाबेस। मतलब ये है सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में जो मेंबर हैं, क्लासेस हैं, वो किसी भी डाटाबेस के साथ यूज हो सकते। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, देखो ये नेम स्पेस है, एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट आ रही है आगे, सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। इस नेम स्पेस में आपकी वो क्लासेस हैं जो सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ यूज होती है, जो हम डाटाबेस यूज कर रहे हैं। अगर हो सकता है कल को ओरेकल हो तो यहां ओरेकल क्लाइंट आएगा। क्या आएगा, ओरेकल क्लाइंट। इसी तरह से
सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ये किसके लिए होता? वेब कॉन्फ़िग फाइल से जो इंफॉर्मेशन रीड करनी, राइट करनी, उसके लिए जो मेंबर होंगे वो इस नेम स्पेस में होंगे। नेम स्पेस क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ क्लासेस, इट में बी नेस्टिंग। लिखवाया हुआ मैंने। फायदा क्या है? एक बार ऊपर ऐड करके नीचे अब इसके मेंबर में यूज करता जाओ। तो सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना, अगर आप वेब कॉन्फ़िग यूज कर ले, सिंपल सी बात है। सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट का यूज करना जब माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर यूज कर रही। सिस्टम डॉट डेटा सारे डेटाबेस के साथ चलता है, सिंपल सी बात है। लो, ये तो नेम स्पेस है। नीचे आ जाओ, एम्प्लॉय क्लास, और यहां पे सबसे पहली क्लास आप यूज करेंगे एसक्यूएल कनेक्शन। देखो हेल्प में आ गया। सी शार्प में किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, पहले ये देखो। एसक्यूएल कनेक्शन आपकी क्लास है। कौन इज इक्वल टू, कौन जो है इस क्लास का ऑब्जेक्ट, और उसके बाद न्यू, न्यू के बाद क्या आएगा? न्यू के बाद क्या आएगा? जल्दी बोलो। न्यू के बाद क्या आया? पहले इसी लाइन को समझो ढंग से। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है, कौन उस क्लास का ऑब्जेक्ट का नेम है, और न्यू के बाद क्लास न्यू। न्यू के बाद जो होता है वो क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है। क्या होता है? क्लास का कंस्ट्रक्टर। याद रखना, कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है जिसके पीछे ब्रैकेट लगती है। ध्यान से देखो, अगर ब्रैकेट नहीं लगी तो क्लास है। इसलिए एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है, और न्यू के बाद जो लिखा है वो क्लास नहीं है, वो क्लास का कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है। मेथड की पहचान क्या? ब्रैकेट। और ये सेम नेम क्लास नेम होता है। और जब न्यू लगाते हो तो मेमोरी कहां एलोकेट होती है? डी लिखवाया। जब न्यू नहीं लगाते तो मेमोरी कहां एलोकेट होती? स्टैक में। तो पहले क्लास का नेम, ऑब्जेक्ट का नेम, देन न्यू के बाद उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। पूरी बात समझेंगे। अब एसक्यूएल कनेक्शन पे F12 प्रेस करो, बताया हुआ एक क्या चीज है। तो ये जो एसक्यूएल कनेक्शन पे क्लिक किया, F12 से फ्रेमवर्क से वो आ जाए। ये देखो, पहली बात देखो, नेम स्पेस। कौन सा नेम स्पेस है इसमें? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। इसका मतलब एसक्यूएल कनेक्शन क्लास किस नेम स्पेस में? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट, जो ऊपर इंपोर्ट किया। हो गया क्लियर? और यहां लिखा आ रहा है पब्लिक सील्ड क्लास एसक्यूएल कनेक्शन। ये क्या आपकी सील्ड क्लास है। नई चीज पता चलेगी। सी शार्प में जो सील्ड क्लासेज होती उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। कोई पूछे सील्ड क्लासेस कौन सी होती हैं? ऐसी क्लासेस जिन्हें इनहेरिट नहीं कर सकते। सी शार्प में उनको क्या कहते हैं? सील्ड क्लासेस, जिनको इनहेरिट, और जिनको इनहेरिट ही कर सकते हैं वो कौन सी होती है? वो आप बता। कौन सी होती है? अब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जिनको इनहेरिट ही कर सकते हैं, उनको ऑब्जेक्ट ही बनता। बड़ी न्यास नहीं।
बच्चे ऊप्स और डेटाबेस ये कॉमन होता है, और जिसको ये नहीं आता ना इंट्रो क्लियर हो सकता है, गलती से जॉब मिल गई तो विदाई समारोह भी बड़ी जल्दी हो जाता है। एक तो इसलिए समझ गए होंगे, मैंने पहले दिन से बोला था बच्चे, दो चीजें में मास्टरी होनी चाहिए, ऊप्स और डाटाबेस के कंसेप्ट। एक, क्योंकि उसके बिना काम, अभी तो हमने तो बनाया नहीं बच्चे, जब हमने प्रोजेक्ट बनाना है वहां जो ऊप्स पढ़ेंगे वो हमने यूज ही नहीं किया, तो पढ़ा ही नहीं है, वो भी ऊप्स ही है, लेकिन हमें वो ही नहीं आता जो हमने पढ़ा होगा, तो उसमें क्या हाल होगा। तो दिल्ली तो बहुत दूर है। एक तो बच्चे अपने लेवल पे एक थोड़े ऊप्स के कंसेप्ट और डाटाबेस के बेसिक जो है, एक वो अपने आप भी इंप्रूव करो, मैं तो करवाता ही रहूंगा। तो सीड क्लासेस वो होती है जिनको इनहेरिट नहीं कर सकते, और जिनको इनहेरिट ही कर सकते हैं वो होती हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास। लो, और न्यू के बाद तो कंस्ट्रक्टर है, तो इस पे F12 प्रेस करो, क्लिक किया, लो ये देखो यहां आ गया, ये देखो नीचे ये हाईलाइट हो गया, तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, क्लास नहीं। एक F12 जरूर करना जब भी कोई नई चीज आपको नजर आए। आप देखोगे ऊप्स के कम से कम कंसेप्ट जो है, मैं बोला 50% से ज्यादा तो ऐसे ही सीख लेते हैं, काम करेंगे वो बात की बात है। लॉन्च। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये क्लास यूज क्यों कर रहे थे, यही आता ना। तो याद रखना एसक्यूएल कनेक्शन क्लास जो है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए यूज होती है। जो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास है माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए यूज होती है। मीनिंग तो ये एसक्यूएल कनेक्शन क्लास क्यों यूज कर रहे हो, तो आप बोलोगे कि माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ अगर मुझे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है तो उसके लिए मुझे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास यूज करनी पड़ेगी। मीनिंग इतना है, एसक्यूएल कनेक्शन क्लास माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने। हो गया जी। अब आ जाओ पेज लोड। ये क्लास लेवल वेरिएबल होगा बच्चे डिक्लेयर। इसका मतलब है इस कौन मेंबर को मैं पूरी क्लास में कहीं पे भी यूज कर सकता हूं। क्लास लेवल वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? अब पेज लोड इवेंट पे आ जाओ और ये देखो कौन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। अब हम इसको बताएंगे भाई किस डाटाबेस के साथ उसका कनेक्शन सिंक क्या है। अब देखो जिनको वेब कॉन्फ़िग नहीं आती वो तो यही लिख देंगे सर्वर इज इक्वल टू /SQL एक्सप्रेस, समझ गए होंगे। डाटाबेस का नेम इंटीग्रेटर्स जो वहां लिखा वो यहां लिख दोगे चलेगा, परफेक्ट। पहली बात मुझे 50 पेज पे चाहिए होगा तो ये चीज 50 बार लिखनी पड़ेगी। दूसरी बात कल को चेंज हो गया तो 50 जगह चेंज करना पड़ेगा। तीसरी बात जब यहां चेंज करोगे, ये क्लास में चेंज कर रही हैं, ये C# के कोड में, तो प्रोजेक्ट मुझे रिकंपाइल करना पड़ेगा। और प्रोजेक्ट जब रिकंपाइल करोगे तो जो लोग उस प्रोजेक्ट को यूज कर रहे होंगे उनका काम रुक जाएगा। लेकिन आप तो पहले से एक्सपर्ट हो, आपने कनेक्शन सिंक कहां लिखा हो? वेब कॉन्फ़िग फाइल में। अब तो हमें ये सीखना है हाउ टू रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल। एक होते बच्चे सीधी डेफिनेशन, एक होता कंसेप्ट। तो पहले कंसेप्ट और फिर सीधी डेफिनेशन। तो कैसे रीड करोगे? कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर क्लास है,
कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, एक कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, और यहां पे CN की का नेम जो वेब कॉन्फ़िग में हमने दिया, स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि मल्टीपल हो सकती हैं, और डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये लाइन क्या कर रही है? रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल, और उस कनेक्शन स्ट्रिंग को असाइन कर रहे एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, क्योंकि एसक्यूएल कनेक्शन क्लास क्यों पढ़ी हमने, बोलो? माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ कनेक्शन बनाने के लिए। तो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास को जादू से थोड़ी पता चलेगा कि कौन सा डाटाबेस है, किस सर्वर पे है। कनेक्शन स्ट्रिंग, और ये कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ लिखा हुआ? वेब डॉट कॉन्फ़िग। बच्चे जो मेरे एक लेक्चर होता है ना, इसको मूवी की तरह याद रखो, बड़ा आसान होगा। नहीं तो बहुत ज्यादा कंटेंट हम पढ़ते हैं, जितना टाइम में मैं आपको बता दूं 1 साल का कंटेंट कवर करता हूं। अगर नॉर्मल पढ़े 1 साल, जितना हमने 5.5 पौने 6 महीने में कंप्लीट करना है। इसलिए इतना हम याद नहीं रख सकते। आप इतना कोई भी रट्टे में माहिर नहीं है कि मैं रट्टा मार के या, तो थोड़ा सा बिल्कुल कहानी जैसे लेक्चर हुआ, पूरी कहानी की तरह समझो पूरी चीज क्या है, कैसे है, और वो कहानी हम कभी भी नहीं भूल सकते। एक अब ये लाइन क्या कर रही? रीड कनेक्शन स्ट्रिंग फ्रॉम वेब कॉन्फ़िग फाइल, और वो कनेक्शन स्ट्रिंग असाइन कर दिया किसको? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का जो कौन है उस। अब ये देखो, कनेक्शन स्ट्रिंग पे F12 प्रेस करो। लो जी, कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है? एक प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग टाइप की है, और ये गेट और सेट दोनों है। यानी प्रॉपर्टी में मैं राइट भी कर सकता हूं और रीड भी कर सकता हूं। अकेला गेट हो तो रीड हो, ठीक। ये ओवरराइड बाद में, ये ओवरराइड और ओवरलोडिंग अलग होती है। ओवरराइडिंग इनहेरिटेंस में यूज होती है, एक तो बाद में ओवरराइडिंग। और ये देखो, ये किसका मेंबर है? एसक्यूएल कनेक्शन क्लास का। और ये जो है नॉन स्टैटिक मेंबर है, स्टैटिक ना लिखा हुआ आगे, तो नॉन स्टैटिक मेंबर कैसे एक्सेस होते हैं? क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ। कौन ऑब्जेक्ट है? डॉट नॉन स्टैटिक मेंबर है कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक। अब आपका, लेकिन अभी भी आपका कनेक्शन नहीं बना। ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग बताया है, कनेक्शन कब बनेगा? कौन डॉट ओपन, अब बनेगा। ओपन मेथड देख लो, ओपन पे F12 प्रेस करो, ये देखो मेथड है ना, ये वाइड है, ओवरराइड आगे बताएंगे तब सीखेंगे, छोड़ो। और ये भी नॉन स्टैटिक मेंबर है क्लास के ऑब्जेक्ट, ठीक। अब आप रन करोगे, अगर इस लाइन पे कोई एरर नहीं आया तो इसका मतलब कनेक्शन बंद। अब जाके माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा। रन करो, वही F5 याद रख लो, शॉर्टकट की। पेज लोड इवेंट अपने आप फायर होता है, जो इसमें कोड लिख दिया अपने आप चलेगा। अगर ये पेज सक्सेसफुली ओपन हो गया तो इसका मतलब यह है कि मेरा माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर के साथ कनेक्शन बंद। देखो बंद। लेकिन हम एक काम करते हैं, खुद एरर डालते हैं। मैं वेब कॉन्फ़िग में गया ना, डाटाबेस का नेम ऐसा रख दिया, इस नाम से है ही, एक
अब आप देखो इसे एरर देनी चाहिए कौन डॉट ओपन। ये देखो कैन नॉट ओपन डेटाबेस, यानी उसे वो डाटाबेस मिला ही नहीं है। तो अब आप इसे वेब कॉन्फ़िग में जाके ठीक कर, क्लियर है जी। अब यहां पे ये वेब एप्लीकेशन है, क्लियर है जी। रन करोगे तो इस पेज को तो लाखों यूजर घरों में एक्सेस कर रहे होंगे। वेब एप्लीकेशन है, कोई भी कर सकता है, जैसे ये यूआरएल है और क्या है। तो जितनी बार ये पेज ओपन होगा उतनी बार पेज लोड इवेंट फायर होगा, उतनी बार कनेक्शन ओपन होगा। अब 100 लोगों ने 100 कनेक्शन ओपन होंगे, 500 लोग 500, लेकिन जब ज्यादा कनेक्शन ओपन होंगे हो सकता है कोई कनेक्शन पूलिंग की प्रॉब्लम आ जाए। पूल साइज होता है, देखो रोड बना होता है, जितने ट्रैफिक के लिए बना होगा उससे ज्यादा होगा तो जाम ही होगा ट्रैफिक। अब कौन डॉट ओपन डाटाबेस तो एक ही है, 5 लोगों ने ओपन किया, अच्छी परफॉर्मेंस मिली, 10 में ठीक मिली, 50 में ठीक मिली, 100 में, 100 से ऊपर जो है परफॉर्मेंस डाउन होना शुरू होगी। तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं कि बार बार कनेक्शन ओपन ना हो? तो उसके लिए क्या करो, यही आ जाओ और यहां पे ए पहले मुझे लिखने देना, फिर लिखना, क्योंकि नोटबुक पे एंटर और स्पेस नहीं चलता। पता ए कॉन डॉट स्टेट, और यहां कनेक्शन स्टेट चेक करेंगे इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट क्लोज। अगर ये क्लोज है देन वो कनेक्शन ओपन होना चाहिए। पहले समझो फिर बताता हूं। कॉन डॉट स्टेट, हमने कनेक्शन स्टेट चेक की, अगर ये क्लोज है देन ओपन द कनेक्शन, अगर ऑलरेडी ओपन है तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं, तो बार बार कनेक्शन ओपन नहीं करेगा। अब ये कनेक्शन स्टेट क्या चीज है, F12 प्रेस करो, ओ नई चीज आ गई, इनमरेशन, क्लास नहीं है, इनम, और ये सिस्टम डॉट डेटा नेम स्पेस में। तो कनेक्शन स्टेट क्या है, इनमरेशन। जब कभी आप C++ पढ़े होंगे तो उसमें बड़ा स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन होता था आपका, मंडे टू संडे ऐड हो, बनाते थे ना, ये वही है, इनमरेशन बोलते हैं, जिसमें बच्चे फिक्स कांस्टेंट है, बस यही चूज होंगे, ठीक। तो ये इनम होती है, इनमरेशन। पढ़ी कभी? जी बड़े हैरान, बड़े गुस्से से सुन रहे हैं, मैंने नहीं बनाया हुआ, होता है। जितना भी आपने बच्चे ऊप्स में चीजें पढ़ी है ना, वो सारी प्रोजेक्ट में यूज होती है, नहीं तो पढ़ी क्यों, क्या फायदा है, डेटा टाइम वेस्ट किया, ऐसा तो नहीं हो सकता। कोई कंपनी इंट्रो के लिए आती, सबसे पहले C++ क्यों पूछती है, ठीक। तो समझ गए होंगे कहने का मतलब है। तो ये इनम वही है, ये वैल्यू टाइप, एक रेफरेंस टाइप होते हैं, एक वैल्यू टाइप डाटा टाइप होती है, ये वैल्यू टाइप में आता है, और इसकी डाटा टाइप इंटीजर होती है, याद रखना। ये जो आगे वैल्यू दी है 1 2 0 ये जो दी है, इनको पूछ लेना कभी, इनम वैल्यू टाइप है, रेफरेंस टाइप, तो क्या बोलोगे, वैल्यू टाइप। जैसे इंटीजर वैल्यू टाइप है, स्ट्रिंग जो होता है वो रेफरेंस टाइप होता है, एरे रेफरेंस टाइप। तो ये इनम जो होता है ये वैल्यू टाइप, और इसकी डाटा टाइप होती है इंटीजर, जो ये आगे तभी लिखे होते हैं 0 1 2 4 जो भी लिखे हैं। तो
कनेक्शन स्टेट आपकी एक इनमरेशन है, और ये देखो अगर ये क्लोज है देन ओपन द कनेक्शन। अगर ये कनेक्शन ऑलरेडी ओपन है तो वो इसके अंदर आएगा ही नहीं। अब आप इसे रन करो। अब लिख लो बच्चे, ये देखो अब क्या होगा। जब कनेक्शन ओपन नहीं होगा, एक बार ओपन कर देगा, फिर जितनी मर्जी बार मैं सर्वर पे जाऊं वो बार बार कनेक्शन ओपन नहीं करेगा, और हमने वो कनेक्शन पूलिंग से बच गए ना। एक बार ओपन हो गया, अब वही सारे यूज करेंगे। डाटाबेस तो एक ही है ना। लो लिख लिया ये, तो नई चीज पता चल गई। नंबरेशन भी होता है, सीड क्लास भी हो गया। ये काम याद रखने, रोज यूज करनी है मैंने। ठीक, अब आपका है आगे सेव का कोड। अब डाटाबेस बन चुका है। ASP.NET में हमने उस डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश कर लिया con.open। ठीक, अब अगली प्रोसेस क्या आपकी बोलो, सेव। उसके क्लिक में सारी इंफॉर्मेशन कहां भेजनी है, डेटाबेस। ये बच्चे मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रही है। जब इसी को दूसरी बार करेंगे तो इतना टाइम नहीं, क्योंकि हर चीज यहां बतानी पड़ रही है। दूसरी बार थोड़ी बताएंगे सारा जाना। लो लिख लिया ये। अब आ जाओ आप लोग सेव बटन। जैसे सेव बटन पे डबल क्लिक किया, ये देखो कौन सा बटन है, सेव। आप बच्चे कॉमन हैंडल यूज कर लेंगे, पढ़ाया हुआ 4 बटन है। अब ये आ गया सेव का बटन, और यहां पे क्या कहानी होगी, इसका काम है सारी इंफॉर्मेशन डाटाबेस में स्टोर करना। तो इसके लिए कौन सी क्लास है, एसक्यूएल कमांड। कौन सी क्लास है बच्चे, एसक्यूएल कमांड क्लास है। ये देखो एक और क्लास पता चलेगी। F12 प्रेस करो, ये लो जी। अगेन ये भी क्या है, सीड क्लास है जिसे इनहेरिट नहीं कर सकते। system.data.sql क्लाइंट नेमस्पेस। देखो एक बार पता चल गया। अब क्लास का ऑब्जेक्ट और न्यू के बाद क्या है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर। है तो छोटी चीज है, पता नहीं होता न्यू के बाद क्या है। अब एक बार पता चल गया, अब आ गया। अब क्वेश्चन है भाई एसक्यूएल कमांड क्लास क्यों पढ़ रही है, आप क्या बोल। अब हम आंसर देंगे दैट इज यूज्ड फॉर डेटा मैनिपुलेशन। एसक्यूएल कमांड क्लास किसके लिए यूज होती है, डेटा मैनिपुलेशन के लिए। एसक्यूएल कनेक्शन किसके लिए होती, कनेक्शन बनाने के लिए। तो एसक्यूएल कमांड क्लास से डेटा मैनिपुलेशन, इट में बी सेव, अपडेट, डिलीट, डिस्प्ले, फाइंड, जो भी हो। और उसके बाद देखो cmd डॉट कमांड टेक्स्ट, और कमांड टेक्स्ट के अंदर हम क्वेरी लिखेंगे डाटाबेस में डाटा सेव करने की। क्या क्वेरी होती है जी, डाटाबेस में डाटा सेव करना हो तो कौन सी क्वेरी होती है SQL की, इंसर्ट। क्या सिंटेक्स होता है बच्चे, बोलोगे कोई, इंसर्ट आगे इनटू टेबल नेम टीबी एंड वैल्यूज। और क्या क्या वैल्यू, जैसे ये एम्प नंबर, ये नेम, ये एड्रेस, और ये ऐसे है। तो याद रखना SQL में जो स्ट्रिंग होता है वो हमेशा सिंगल कोट्स में होता है, डबल कोट्स में नहीं होता। मतलब कहने का सिंगल कोट्स। जिसकी डाटा टाइप varchar है तो वहां मैंने क्या लगा दिए, सिंगल कोट्स। और 2 डाटा टाइप एम्प नंबर और ये तो आपके इंटीजर। अब इसी तरह से
इंसर्ट, इस क्वारी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इंसर्ट टेबल नेम, और यहां 2 कर दिया, नेम कर दिया कुछ और, बताओ बोलो चलेगी कि नहीं? क्या फर्क है दोनों में? एक में इंटू लगाया, एक में इंटू नहीं लगाया। तो याद रखना इंसर्ट को तो हम 4-5 तरीके से लिख सकते हैं बच्चे। अब ये क्वेरी भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इंसर्ट टेबल नेम वैल्यू, क्वेरी ये भी ठीक है, इंसर्ट इनटू। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे कि इनटू लगाना कब जरूरी है? मैंने नीचे वाली यूज करनी है, मैंने इनटू लगाया नहीं यहां पे। आप बोलो कि हमने पढ़ा इनटू के साथ आज तक, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, बोलो क्या करो? चलो पढ़ के आना करता, इंसर्ट इनटू इंसर्ट। अब आप देखो 4 स्टेटमेंट है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सिलेक्ट, पूरी सीक्वल इसके आगे पीछे। तो हम देखते हैं कितनी हमें आती है। तो कल ये बच्चे आप प्रैक्टिकल धीरे धीरे शुरू हो रहा है, साथ साथ बच्चे इसकी प्रैक्टिस करोगे। पहली बार जरूर टाइम लगता है, कोई चीज पढ़ाई जा रही, दोबारा वो चीज इतना टाइम, ये पढ़ के आना इंसर्ट और इंसर्ट इनटू में क्या डिफरेंस